हेलो मेरे प्यारे छात्रों। तो उम्मीद करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे से होंगे। तो आज क्लास 10 का अध्याय 1 का जो बाकी का लेसन छूट गया था, रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण का, तो रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार जो छूट गया था, तो मैंने आप लोगों से बोला था कि मैं अगला वीडियो में सभी रासायनिक अभिक्रिया के बारे में उदाहरण सहित बताऊंगा। तो चलिए मैं आज का वीडियो शुरू कर लेता हूं। तो देख सकते हैं पहला टॉपिक है रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। तो पहला हमारा है संयोजन अभिक्रिया। ऐसी अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक अभिकारक या तत्व, अभिकारक किसको कहते हैं स्टूडेंट? अभिकारक कहते हैं जो अभिक्रिया में जो भाग लेते हैं, इधर साइड वाला को, बाया साइड वाला को अभिकारक कहते हैं। तो दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एक उत्पाद का निर्माण करते हैं। ऐसी अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। तो देख सकते हैं दो तत्वों को मिलाकर के कोई एक उत्पाद बना हुआ है। तो जब भी ऐसा हो तो हम उसको क्या कहेंगे? संयोजन अभिक्रिया कहेंगे। संयोजन का मतलब होता है जोड़, जुड़ना। उदाहरण के लिए दे सकते हैं, उदाहरण में मैंने दिया है CaO, ठीक है। तो CaO हमारा क्या है? कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है। और कैल्शियम ऑक्साइड को H2O जल के साथ में जब अभिक्रिया करते हैं तो हमको फल स्वरूप उत्पाद के रूप में क्या प्राप्त होता है? CaOH2, जो एक्वस फॉर्म में होता है, ठीक है। देख सकते हैं यहाँ पे S लिखा हुआ है, यहाँ पे L लिखा हुआ है, यहाँ पे AQ लिखा हुआ है। तो ये क्या है? ये अवस्था को बताता है। मैंने पहले वाला वीडियो में बताया हुआ हूं कि S का मतलब क्या होता है स्टूडेंट? सॉलिड। L का मतलब क्या होता है? लिक्विड। और एक्वस का मतलब होता है जो जलीय विलयन के रूप में होता है। तो एक और उदाहरण मैंने दिया है। तो मेरा दूसरा उदाहरण है H2। H2 क्या है? हमारा हाइड्रोजन है। और हाइड्रोजन को हम ऑक्सीजन के साथ में मिला देंगे तो हाइड्रोजन हमारा गैस फॉर्म में होता है, ऑक्सीजन भी हमारा गैस फॉर्म में होता है। तो इन दोनों को जब अभिक्रिया कराते हैं तो एक उत्पाद बनता है H2O। तो H2O हमारा जल है जो कि लिक्विड फॉर्म में होता है, ठीक है स्टूडेंट। तो इस प्रकार से हम संयोजन अभिक्रिया को समझ लिए। आगे मैंने बताया है नोट में कि जिन अभिक्रियाओं में उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होती है उन्हें ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। प्राकृतिक गैस का दहन, प्राकृतिक गैस किसको बोलते हैं? CH4। CH4 को हम लोग मीथेन के नाम से भी जानते हैं। और ये हमारा क्या होता है? LPG गैस सिलेंडर में भरा हुआ होता है। तो ये हमारा क्या है? प्राकृतिक गैस है। जब इसको O2 के साथ में दहन करेंगे तो हमारा CO2 बनेगा, H2O बनेगा और प्लस में ऊर्जा निकलेगा। तो ऊर्जा का जब भी निर्माण होता है या ऊर्जा जब किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में निकलता है तो उसको क्या कहते हैं? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, ठीक है स्टूडेंट। मैं केवल और उदाहरण दिया हूं कि मानव का श्वसन। तो मानव में जब श्वसन होता है, श्वसन किसको कहते हैं मैं आगे का चैप्टर में पढ़ाऊंगा। तो श्वसन जो है, जो जब हम सांस लेते हैं, हम जो भी भोजन खाते हैं वो हमारे अंदर पेट में जा करके उसका पाचन क्रिया होता है, उसी सारे क्रियाओं को ही श्वसन क्रिया कहते हैं। तो मानव में जो श्वसन की क्रिया होती है वह भी ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण है। जब मानव में श्वसन का कार्य होता है तो हमें प्राप्त होता है CO2 और H2O प्लस में ऊर्जा। तो ये हमारा ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण है। तो उसके बाद हमारा दूसरा अभिक्रिया है वियोजन अभिक्रिया। वियोजन का मतलब होता है दो भागों में टूटना। जब एक अभिकारक टूटकर छोटे छोटे उत्पाद प्रदान करता है वह वियोजन अभिक्रिया कहलाता है। तो उदाहरण के लिए मैंने लिया है कैल्शियम कार्बोनेट को ऊष्मा देने पर कैल्शियम ऑक्साइड तथा कार्बन डाइऑक्साइड में टूटना, ठीक है। तो देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, ये हमारा कैल्शियम कार्बोनेट है। तो कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम ऊष्मा प्रदान करते हैं, ऊष्मा देते हैं, तो वो क्या होता है? छोटे छोटे उत्पादों के रूप में टूट जाता है। और वह CaO कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड ये दो रूप में टूट जाता है। तो इसी को कहते हैं वियोजन, टूटना। एक और उदाहरण ले लेते हैं स्टूडेंट। दूसरा मेरा उदाहरण है
FeSO4 उसको जब ऊष्मा देते हैं तो Fe2O3 प्लस SO4SO2 इतना सारा प्राप्त होता है। तो पहले मेरा क्या होता है, फेरस सल्फेट किसी एक ही फॉर्म में एक ही अभिकारक होता है और वो हमारा फेरिक ऑक्साइड प्लस SO2 प्लस SO4, तो ये तीन टुकड़े में बन जाता है। तो इसी को वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। अब मैं आगे समझाता हूं। अब हमारा तीसरा अभिक्रिया क्या है, विस्थापन अभिक्रिया। तो विस्थापन का मतलब आप लोगों को पहले से थोड़ा बहुत पता होगा कि विस्थापन का मतलब होता है किसी वस्तु का एक जगह से दूसरे जगह हट के चले जाना, मतलब कि वह जिस अवस्था में पहले था उस अवस्था को चेंज करके किसी दूसरे अवस्था में पहुंच जाना, उसी को हम विस्थापन कहते हैं। तो चलिए, इस अभिक्रिया में एक तत्व दूसरे तत्व को विलयन से विस्थापित कर देता है, इसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। कहने का मतलब है कि दो तत्व दिए हुए हैं FeCuSO4, ठीक है। अब क्या करेगा, FeCu से ज्यादा अभिक्रियाशील है, ठीक है। तो जब FeCu से अभिक्रियाशील ज्यादा है तो क्या करेगा, Cu को वहां से भगा देगा या मार के हटा देगा। तो जैसे ही इसको हटाएगा अब FeSO4 बन जाएगा, देख सकते हैं FeSO4 बन जाएगा और Cu जो है वो अलग फॉर्म में निकल जाएगा जो सॉलिड रूप में होगा। तो विलयन जो हमारा एक्वस फॉर्म में पहले CuSO4 का था वो आयरन सल्फेट का बन गया। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, विस्थापन अभिक्रिया। जब लोहे के कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डाला जाता है तो कॉपर का विलयन से विस्थापन हो जाता है एवं लोहे के कील का भूरा रंग का हो जाता है, और लोहे का कील जो है भूरा रंग का हो जाता है और FeSO4 एक्वस विलयन का निर्माण कर देता है। इसी प्रकार से हमारा दूसरा उदाहरण है Zn हमारा है जिंक है। अब जिंक को जब हम कॉपर सल्फेट के विलयन में डालेंगे तो ZnCu को हटा देगा और ZnSO4 का निर्माण कर देगा, ठीक है स्टूडेंट। तो ZnSO4 हो जाएगा और Cu हमारा सेपरेट रूप में सॉलिड के रूप में निकल जाएगा। तो इस प्रकार से विस्थापित कर दिया। मैं अगला उदाहरण में भी देख लेता हूं कि Pb जो है वो Cu को स्थापित कर दिया और PbCl2 का निर्माण कर दिया जो लेड क्लोराइड के नाम से जाना जाता है। कॉपर क्लोराइड को लेड क्लोराइड में बदल दिया और कॉपर को विस्थापित कर दिया। तो इसी को कहते हैं विस्थापन अभिक्रिया। अब हमारा चौथा है द्विविस्थापन अभिक्रिया। तो विस्थापन इसमें भी हो रहा है लेकिन इसमें द्विविस्थापन, एक साथ दो तत्व विस्थापित हो रहे हैं, इसी को कहते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया। ऐसी अभिक्रिया जिसमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होती है उसे द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे एक विलयन है हमारा Na2SO4 एक्वस का मतलब होता है विलयन। Na2SO4 पहले से मेरा विलयन है और BaCl2 हमारा विलयन है। तो जब इसको हम अभिक्रिया करवाएंगे, ऊष्मा तापन देंगे, तो तापन के बाद हमारा क्या प्राप्त होगा, BaSO4, Ba इसके साथ में चला जाएगा और ये इसके साथ में चला जाएगा, मतलब कि यहाँ पे दोनों तरफ से विस्थापन का क्रिया हो रहा है। तो BaSO4 बेरियम सल्फेट और NaCl सोडियम क्लोराइड, ये दो तत्व का निर्माण करेंगे। तो इस प्रकार से इसको द्विविस्थापन नाम दिया गया है। अब हमारा पांचवा जो है और आखिरी, ये पांचवा है उपचयन एवं अपचयन। तो उपचयन का मतलब और अपचयन का मतलब पहले हम समझ लेते हैं। तो जब भी हमको रासायनिक अभिक्रिया मिलता है, रासायनिक अभिक्रिया होता है, तो रासायनिक अभिक्रिया के समय जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है, उपचयन, ठीक है। उपचयन का मतलब होता है ऑक्सीजन का वृद्धि, O2, ठीक है स्टूडेंट। ये हमारा O2 है, ये ऊपर साइड की जाएगा, मतलब कि पहले से उसमें ऑक्सीजन उपस्थित नहीं रहेगा तो उसमें ऑक्सीजन आकर के जुड़ जाएगा, इसमें हो जाएगा वृद्धि, किसका, ऑक्सीजन का। ये हमारा उपचयन कहलाएगा। और जब हमारा O2 का ह्रास होगा, तो ये हमारा अपचयन कहलाएगा। तो इस प्रकार से हम समझ लेते हैं। तो
तो चलिए, तो रासायनिक अभिक्रिया के समय जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है उपचयन कहलाता है, एवं ऑक्सीजन का ह्रास होती है अपचयन कहलाता है। तो उदाहरण के लिए मैंने दो उदाहरण लिया है। तो देख सकते हैं यहाँ पे है 2Cu प्लस O2। जब इसको हम तापन देंगे या ऊष्मा देंगे तो हमारा क्या होगा, देख सकते हैं पहले से Cu के पास में ऑक्सीजन के कण नहीं है या ऑक्सीजन इसके पास उपस्थित नहीं है, तो इसमें CuO बन गया, CuO। तो CuO बना, उसमें क्या हुआ कि इसमें ऑक्सीजन का वृद्धि हो गया, कॉपर में ऑक्सीजन का वृद्धि हो गया या ऑक्साइड बना दिया, कॉपर ऑक्साइड बना दिया। तो ये हमारा है कॉपर ऑक्साइड, इसमें ऑक्सीजन का वृद्धि हुआ है और इसको क्या बोलते हैं, उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा स्टूडेंट, उपचयन किसको कहते हैं। तो जब भी हमारा ऑक्सीजन का वृद्धि होता है उसको उपचयन बोलते हैं। और देख सकते हैं पहले से हमारा कॉपर ऑक्साइड पहले से था, उसको जब हम हाइड्रोजन के साथ में ऊष्मा के साथ अभिक्रिया करवाएं तो हमारा Cu अलग हो गया और H2O जल के रूप में अलग हो गया। तो हमारा क्या हो गया, Cu में O था वो क्या हो गया, हट गया। तो Cu में जब O हट गया, ऑक्सीजन हट गया, तो इसमें क्या हो गया, ऑक्सीजन का ह्रास हो गया स्टूडेंट। तो ऑक्सीजन का ह्रास हो गया तो इसके वजह से इसको क्या कहेंगे, अपचयन अभिक्रिया कहेंगे। अगर आप यहां तक वीडियो देख लिए हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लीजिए, ताकि ऐसे ही वीडियो के नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले मिलता रहे। और हाँ, इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। तो अगला टॉपिक हमारा है रेडॉक्स अभिक्रिया। तो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में एक अभिकारक में उपचयित होता है, उपचयित का मतलब ऑक्सीजन में वृद्धि होता है, तथा दूसरा अभिकारक में अपचयित होता है, मतलब कि ऑक्सीजन का ह्रास होता है, उसे रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, तो उसके लिए मैंने दो तीन उदाहरण लिए हैं। तो देखिए इसमें क्या हुआ है, CuO प्लस H2। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ कि CuO था वो Cu बन गया, मतलब कि ऑक्सीजन का क्या हुआ, ह्रास हुआ। तो ये ह्रास हो रहा है, इसका मतलब ये अपचयन हो रहा है। और H2 जो हाइड्रोजन है इसमें पहले से ऑक्सीजन उपस्थित नहीं था, इसमें ऑक्सीजन आ गया, तो इसमें क्या हुआ, ऑक्सीजन का वृद्धि हो गया, तो इसको हम लोग उपाचयन बोलते हैं। तो इसमें उपचयन का भी अभिक्रिया हो रहा है और अपचयन अभिक्रिया भी हो रहा है। तो दोनों जब भी एक साथ एक ही रासायनिक समीकरण में हो तो उसको रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। अगला मैं एक और उदाहरण देता हूं, ZnO। ठीक है, तो ZnO इसमें जिंक ऑक्साइड है, तो ऑक्सीजन क्या है इसमें उपस्थित था, लेकिन ऑक्सीजन क्या हो गया, इसमें Zn बन गया, मतलब कि ऑक्सीजन का ह्रास हो गया। और जब भी ऑक्सीजन का ह्रास होता है अपचयन कहलाता है। और Cu में हमारा ऑक्सीजन नहीं था, ये क्या हो गया, Cu के साथ में ऑक्सीजन जुड़ गया तो CO बन गया। तो इसमें क्या हुआ, ऑक्सीजन का वृद्धि हो गया। तो वृद्धि जब भी होता है उपचयन कहलाता है। इसी प्रकार से मैंने एक और उदाहरण लिया है, MnO2 प्लस 4HCl। तो इसको जब मैंने तापन के द्वारा अभिक्रिया करवाया, तापन Mn में पहले ऑक्सीजन उपस्थित है, देख सकते हैं यहाँ पे क्लियरली। तो इसमें क्या हुआ कि उत्पाद में हमारा MnCl2 बन गया। Mn जो है वो हाइड्रोजन को यहां से रिमूव कर दिया, इसको आप कह सकते हैं ये विस्थापन अभिक्रिया भी इसको कह सकते हैं उदाहरण में। तो इसको आप विस्थापन अभिक्रिया में भी उदाहरण दे सकते हैं। तो ये क्या किया, H को हटा दिया, तो ये बन गया MnCl। अपचयन अभिक्रिया हुआ है। और HCl में था वो Cl निकल गया, वो H2O बना दिया, H2O। तो H2O जल का निर्माण कर दिया और Cl हमारा क्या है, अलग से क्लोरीन गैस का निर्माण हुआ। ये क्लोरीन गैस है, क्लोरीन गैस का उत्सर्जन हुआ। तो जब भी इस प्रकार से होता हो जिसमें अपचयन और उपचयन दोनों होता हो उसको रेडॉक्स अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। तो आशा करता हूं ये भी टॉपिक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो चैप्टर में दो अंत में अलग से टॉपिक दिए हुए हैं जो हमारे दैनिक जीवन से रिलेटेड हैं, जिसमें संक्षारण है और विकृत गंधिता है।
तो संक्षारण किसको कहते हैं और विकृत गंधिता किसको कहते हैं, इसको भी समझ लेते हैं। और ये जो हमारा देख सकते हैं संक्षारण, ये संक्षारण का क्वेश्चन हर वर्ष आता ही आता है, इसलिए ये VBI क्वेश्चन है। आप लोग इसको तैयारी जरूर कर लीजिएगा और रट लीजिएगा। जब कोई तत्व आसपास की आर्द्रता, आसपास में क्या होता है, नमी होता है, और नमी के मतलब क्या हुआ, उसमें हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ये सारे तत्व मिले हुए होंगे। तो ये क्या होता है कि ये अभिक्रिया कर जाता है किसी तत्व के साथ, अम्ल के संपर्क में आकर अपना रंग रूप बदल लेते हैं, उसको संक्षारण कहते हैं। कहने का मतलब है कि जब लोहे का कील, ठीक है, लोहे का कील को जब हम किसी खुली अवस्था में, किसी खुली जगह में रख देते हैं, तो क्या होता है, समय बीतने के बाद उसका रंग जो है सो भूरा हो जाता है और उसके ऊपर में जंग लग जाता है। तो जो जंग लगता है वो क्या होता है, आर्द्रता के कारण उसमें क्या होता है, नमी के कारण आयरन ऑक्साइड बना देता है। तो आयरन का क्या होता है, Fe, और ऑक्सीजन के साथ में अभिक्रिया कर लिया तो ये क्या बना दिया, आयरन ऑक्साइड बना दिया, FeO, ठीक है, FeO। तो FeO बना दिया, तो इस प्रकार से आयरन ऑक्साइड बना दिया, तो ये क्या हो गया, रंग उसका बदल गया। तो मैंने बताया था कि जब भी किसी रासायनिक अभिक्रिया होता है उसका रंग रूप बदल जाता है। तो ये देखिए उदाहरण में मैंने लिखा है कि लोहे के चमकीले कील में भूरे रंग का परत चढ़ना, तांबे के ऊपर हरी परत चढ़ना। तांबे के ऊपर देख सकते हैं कि कोई भी तार, अगर आपका तांबे का तार होगा, आप उसको वातावरण में ऐसे ही फेंक देंगे तो वो अम्ल और आर्द्रता के कारण क्या हो जाएगा, हरा हरा उसके ऊपर में परत चढ़ जाएगा। लोहे की रेलिंग का नष्ट होना, आप लोग देखे होंगे बहुत सारे घर होते हैं उसमें बाहर साइड बालकनी में लोहे की रेलिंग दिया होता है या सीढ़ी में दिया होता है, तो वो क्या होता है, जंग लगने के कारण नष्ट होने लगता है। इसी को हम लोग संक्षारण कहते हैं। और संक्षारण के बचाव के लिए हम लोग बहुत सारे तरीके अपनाते हैं, जैसे उसमें ग्रीस लेपन करते हैं, पेंट चढ़ा देते हैं, या उसमें जिंक लेपन करते हैं। तो इन सारे तरीकों से हम क्या कर सकते हैं, संक्षारण को बचाया जा सकता है। अब मेरा अंतिम, इस चैप्टर का सबसे अंतिम पाठ में दिया हुआ है कि विकृत गंधिता। तो वसा युक्त अथवा तैलीय खाद्य सामग्री जब लंबे समय तक रखा जाता है तो उसका स्वाद एवं गंध में परिवर्तन हो जाता है। तो जैसे अचार, लिख सकते हैं जैसे अचार, अचार। तो अचार हमारा क्या होता है, बहुत दिनों से अगर रखा हुआ रहे तो उसमें क्या होता है, व्हाइट व्हाइट फवारे जैसा कुछ उसमें आ जाता है, और उसका सेंट भी, गंध भी परिवर्तित हो जाता है, और उसका स्वाद भी थोड़ा सा तीतापन आ जाता है, क्योंकि उसमें जीवाणुओं ने अटैक कर लिया है। तो तैलीय अथवा वसा युक्त पदार्थ को जब लंबे समय तक रखा जाता है और उसका गंध और स्वाद में परिवर्तन आ जाता है, उसी को विकृत गंधिता कहते हैं, या उसका स्वाद में विकृति आ गया है, खराबी आ गया है। तो विकृत का मतलब होता है खराबी। इसको आप लिख सकते हैं समझने के लिए, आपको एग्जाम में नहीं लिखना है, लेकिन आप समझने के लिए लिख सकते हैं। विकृत का मतलब होता है खराबी आ जाना। और विकृत गंधिता को रोकने के लिए क्या किया जाता है, चिप्स का पैकेट बहुत ज्यादा वो फूला हुआ रहता है, वो फूला हुआ रहता है, उसमें क्या किया जाता है, ऑक्सीजन को हटाकर नाइट्रोजन जैसे गैस को भर दिया जाता है, जिससे क्या होता है कि ऑक्सीजन ज्यादा भी क्रियाशील है। ऑक्सीजन क्या करता है, जल्दी से किसी चीज के साथ ऑक्सीजन अभिक्रिया करके ऑक्साइड बना देता है, ऑक्सीजन किसी भी चीज के साथ ऑक्साइड बना देता है, और नाइट्रोजन जो है वो कम अभिक्रियाशील है। तो इसका जो खराब होने की गति जो है, विकृत होने की गति जो है वो धीमी हो जाती है। उसी को रोकने के लिए क्या करते हैं, नाइट्रोजन गैस को भर देते हैं। इससे क्या होता है, चिप्स का पैकेट को हम अधिक दिनों तक स्टोर करके रख सकते हैं, और वो सामान जो भी आलू का चिप्स रहे या मक्का का चिप्स रहे वो ज्यादा दिन तक चलता है। तो थैंक यू स्टूडेंट, आशा करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा, और वीडियो पसंद आया तो लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा, ताकि हमको मोटिवेशन मिल सके और मैं ऐसे ही वीडियो आप लोगों के लिए लाता रहूं। धन्यवाद।